मेरा विषय है उपवाक्य। आज आप लोगों को उपवाक्य पढ़ाया जाएगा। उपवाक्य जो होता है वो एक ऐसा पद समूह या वाक्य है, वो होता है जिसका कोई अपना स्वतंत्र रूप होता है, वो किसी के परतंत्र में नहीं रहता। उसका एक स्वतंत्र अलग ही एक रूप होता है जिसमें वो उद्देश्य और विधेय से निहित रहता है, यानी कि उसके साथ वो उद्देश्य और उधेय दोनों ही रहते हैं। और ऐसा जो वाक्य होता है उसे हम उपवाक्य कहते हैं। यानी कि इसे हम परिभाषित करने के लिए इस प्रकार कह सकते हैं कि वाक्यों का ऐसा पद समूह या भाग जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हों, उपवाक्य कहलाता है। जैसे कि जिससे, जिसे, जिसको, ताकि, क्योंकि, यद्यपि, तब इत्यादि जो शब्द होते हैं वो उपवाक्य के उदाहरण हैं। इसे हम वाक्य में प्रयोग करने पर इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे कि मैं नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, तुम चले जाओ ताकि वह आ सके, ऐसा कार्य मत करो जिससे कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ऐसे वाक्य जो हैं वो एक उपवाक्य यानी कि पद समूह या भाग होता है जिसमें यह एक स्वतंत्र रूप से अपना प्रयोग किए जाते हैं और इसमें उद्देश्य और विधेय भी रहता है, इसीलिए इसे उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य के दो भेद होते हैं, पहला प्रधान तथा दूसरा आश्रित, यानी कि पहला प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। अब प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य किसे कहता है, वो ये है कि सर्वप्रथम है हमारा प्रथम है कि प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य जो होता है वह एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और वो किसी अन्य उपवाक्य पर आश्रित भी नहीं होता, वो दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, वो केवल अपना कार्य करता है और अपने से ही वो पुष्टिकरण यानी कि पूरा वो संतुष्ट रह जाता है। हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रधान उपवाक्य स्वतंत्र होता है, किसी अन्य उपवाक्य पर वो आश्रित नहीं होता, उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि मेरे घर के सामने एक पेड़ है जो बहुत घना है, इसमें मेरे घर के सामने एक पेड़ है, यह जो है वह एक प्रधान उपवाक्य है, इसमें यही एक जो है वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। इसमें है और उसी तरह से हो जाता है कि मेरे घर के सामने एक पेड़ है, इसमें मेरे घर के सामने एक पेड़ है, यह एक स्वतंत्र उपवाक्य है, इसलिए यह एक आश्रित उपवाक्य नहीं है, इसलिए इसे प्रधान उपवाक्य माना जाता है। अब दूसरा है हमारा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य यह दूसरों पर आश्रित ही रहता है, यानी कि आश्रित का अर्थ ही हो जाता है किसी दूसरे पर निर्भर रहना, यानी कि आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है, इनका पूरा भाव दूसरे उपवाक्य की सहायता से ही प्रकट होता है। इसमें है कि कुछ जो वाक्य होते हैं वो दूसरे उपवाक्य पर ही निर्भर रहते हैं, यानी कि स्वयं इन ऐसे वाक्यों का स्वयं कोई अर्थ नहीं होता, वो स्वयं अपनी अवस्था से कोई भी वाक्य प्रयुक्त नहीं कर सकते, केवल वो आश्रित उपवाक्य यानी कि दूसरों पर ही वो आश्रित रहते हैं। जैसे कि जब मैं घर पहुंची तब वह घर पर नहीं था, ऐसे वाक्यों में जब मैं घर पर पहुंची आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि यह स्वतंत्र नहीं है, यह दूसरे वाक्य यानी कि वह घर पर नहीं था पर आश्रित है, इसीलिए इसे आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। अब यहाँ पर आश्रित उपवाक्य के भेद निहित हैं। आश्रित उपवाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। उन तीनों भेदों में से सबसे पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, फिर होता है विशेषण उपवाक्य और फिर होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। इन तीनों उपवाक्यों को थोड़ा विस्तार से इस प्रकार समझेंगे कि सबसे पूर्व है हमारा संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आए वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि विद्यालय बंद ही रहेगा, ऐसे वाक्य, ऐसे भी विद्यालय भी बंद ही है, परंतु इसमें हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ऐसे वाक्य जो होते हैं वे ये क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे वाक्यों में जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं, संज्ञा उपवाक्य किसी भी क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि गरिमा ने कहा वह कभी नहीं सुधरेगा, जैसे कि गरिमा ने कहा कि वह कभी नहीं सुधरेगी,
तो ये वाक्य जो है इसमें गरिमा ने कहा, यानी कि दोहरे उद्धरण चिन्ह का इसमें प्रयोग किया गया है। ऐसे वाक्यों, इनका आरंभ जो होता है वो थी या एक हरे उद्धरण चिन्ह यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि इसमें है, मुझे लगता है कि विद्यालय बंद ही रहेगा, तो इसमें कि गरिमा ने कहा वह कभी नहीं सुधरेगी, तो इसमें दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है इस वाक्य में, इसीलिए इसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अब दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य यानी कि जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य से प्रयुक्त संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करें वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। यानी कि जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों की विशेषता जो प्रकट करता है वही विशेषण कहलाता है, हम जानते हैं। इसमें भी कुछ इसी प्रकार है कि वो संज्ञा शब्दों की विशेषता को प्रकट करेगा जिन वाक्यों में, वही विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। जैसे कि जो कक्षा में प्रथम आया वह मेरा भाई है। जो कक्षा में प्रथम आया वही मेरा भाई है। ऐसे वाक्यों में जो होता है वो कुछ इसी प्रकार के शब्द होते हैं जो कि विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। तो और उसका दूसरा उदाहरण है कि जो झूठ बोलता है वह लड़का यहाँ नहीं है। तो जो और वह इस प्रकार के जो शब्द हैं वो विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। अब तीसरा है इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो होता है वे उपवाक्य होते हैं कि जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं, वही क्रिया विशेषण के जो हैं वो उपवाक्य कहलाते हैं। यानी कि जो उपवाक्य जो होते हैं वो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बताते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है वही क्रिया विशेषण कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे सारे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। जैसे कि जब मैं खेल कर आया तब मेहमान जा चुके थे। जैसा मैं कहती हूँ वैसा वह करता है। इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं, और इसे ही क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाता है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में क्रिया शब्द की जो विशेषता है वह बताई जाती है दूसरे शब्दों से बोलकर। जैसे कि जब मैं खेल कर आया, तो तब मेहमान जा चुके थे, तब ऐसे शब्दों को हम किसी क्रिया यानी कि खेलना और जाना उसकी विशेषता को ये बता रहा है, इसीलिए इसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। और उसके बाद होता है हमारा वही प्रधान उपवाक्य जो होती है उसकी क्रिया की विशेषता को बताता है। जो उपवाक्य ऐसे होते हैं वही क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा वह करता है इत्यादि, जैसा और वैसा, ये सारे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं।